नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव वेस्ट इंडिया चैनल के जियो लाइफ सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप पीछे देख सकते हैं कि रेडियो मिर्ची के स्टूडियो में मैं बैठा हुआ हूं। आप ये वही रेडियो मिर्ची का स्टूडियो है जिसमें आप तमाम लोगों के इंटरव्यूज आप देखते होंगे तमाम एंकर्स के द्वारा, लेकिन आज हम एक विशेष पर्पस से यहाँ पर आए हुए हैं। एक ऐसी एंकर का इंटरव्यू लेने आया हुआ हूं जो आपके दिलों में राज करती हैं अपनी खनकती आवाज, अपनी प्रतिभा के बल पे। मिलियंस उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसी ही रेडियो जॉकी हैं, आरजे हैं रेडियो मिर्ची की, आरजे त्रिशा। तो मैं त्रिशा जी का आज यहाँ पे साक्षात्कार लूंगा। त्रिशा जी अभी तक सभी का लेती रही हैं, लेकिन आज उनका इंटरव्यू लेना अपने आप में एक बेहद रोमांच भरा होगा, मेरे लिए भी और शायद उनके लिए भी, क्योंकि आज वो इंटरव्यू ले नहीं रही होंगी बल्कि दे रही होंगी। तो स्वागत है त्रिशा जी, आप प्लीज आए। वेलकम जियो लाइफ के सीरीज में। आज आपका मुझे अभिनंदन करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। त्रिशा जी, बड़ा जरूरी मैं समझता हूँ कि आपके बैकग्राउंड को जानना, ताकि हमारा जो यूथ है ना उस बैकग्राउंड को जान पाए, और अगर वो अपना कैरियर इसमें बनाना चाहता है तो आगे बढ़े। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में। जी बिल्कुल, मैंने मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में, और इसके अलावा मेरी एजुकेशन रही है, मैंने डिप्लोमा किया है एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग में, जो कि PHU से है। और मीडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप करना चाहें कुछ भी, आप तमाम काम कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप अच्छे ऑडियो एडिटर बन सकते हैं। रेडियो में बहुत सारी पोजीशंस हैं, कॉपीराइटर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, प्रोमो प्रोड्यूसर बन सकते हैं। तो काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडियो जॉकी ही का है, रेडियो में बहुत सारे काम हैं। तो यस, आपको क्या करना है ये आप अच्छे से डिसाइड करके करिए, कभी भी इन्फ्लुएंस होके मत करिए। बिल्कुल, जो आपका दिल का है वही करिए। बिल्कुल, पैशनेटली आप फॉलो करेंगे, चीजें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी और आप अपने उसको अचीव कर लेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपका गोल होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। त्रिशा जी, जैसा मैंने कहा कि आपके मिलियंस फॉलोअर्स हो चुके हैं, आपको तमाम बड़े बड़े अवार्ड्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रिकॉग्निशन मिल चुके हैं, लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक के, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशा के अंदर मन में थोड़ा गुरूर आ गया हो कि यार मैं बहुत बड़ी हूँ? सर ये तो आप बेहतर बताएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई चेंज है, आप बताएं। नो डाउट, त्रिशा मेरे लिए आज भी वैसे ही हैं, और जैसा पहले थी, इतने सम्मान और इतना स्नेह पाने के बावजूद, और आप ऐसी ही बनी रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सर पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा त्रिशा जी, ये बताइए कि आरजे बनना एक महज इत्तेफाक था या सच में आपको आरजे बनना ही था शुरू से? नहीं सर, मुझे सिर्फ आरजे बनना था, इसके अलावा मैंने कोई दूसरा सपना नहीं देखा था। दाएं बाएं कोई एक होता है ना कि बैकअप में कोई आप आइडिया लेके चलते हैं, उसको आप फ्यूचर में एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। छोटी थी मैं तो मेरे नाना जी रेडियो सुनते थे, ट्रांजिस्टर सुना करते थे उस टाइम पर, और हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत कम होता था। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया कि रेडियो सुनो, टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। हर मास मीडिया के स्टूडेंट को ये करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो फील है वो बहुत बहुत अच्छा होता है। आप बोल कर पढ़िए, लोगों के सामने बोल कर पढ़ेंगे तो और आपका वो जो एक अंदर की धड़क है ना खुल जाएगी। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ट्रांजिस्टर सुनिए, आप FM चैनल्स सुनिए, आप टीवी देखिए, अच्छी चीज़ों को जितना हो सके उतना कंज्यूम करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो जी हाँ, मेरे नाना ने मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रेरणा दी कि सुनो, और मेरे लिए एक मैजिक जैसा था कि एक आवाज़ के थ्रू हम कितना कनेक्टेड हैं, और उनकी बात सुन के हम जो हैं वो करने लगते हैं। तो मेरा ये था कि हाँ, मुझे ये करना है, एक प्रेजेंटर मुझे बनना है, पर कैसे बनूंगी ये नहीं जानती थी। मैं खुद ही जो है मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करती थी। छोटी थी तो पता नहीं था, क्योंकि वो जो बोलती थी वो थोड़ा जहन में रहता था, उसको मैं प्रैक्टिस करती थी। आप सुन रहे हैं फलाना फलाना। फिर उसके बाद FM चैनल्स आए, लगे रहो मुन्ना भाई मूवी आई, तो उसमें जैसे गुड मॉर्निंग मुंबई ऐसे बोलते हैं। फिर रियलिटी मुझे पता ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो मतलब आपकी जो आवाज़ है आप वैसे ही बात करते हैं, कुछ भी उसमें अलग से टोनैलिटी नहीं होती है।
तो फिर धीरे धीरे करके चीज़ें मेरी बदली और ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था, ये पूरा अच्छा खासा प्लान था, बहुत सालों की मेहनत थी जो आज मैं यहाँ हूँ। क्या बात, अगर मैं कहूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह, हाँ मतलब ये बात बिल्कुल आपने सिद्ध बिल्कुल, किया, चट्टान हाँ किया। मतलब जहाँ मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करना है क्या पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे करके थ्रू इंटरनेट, थ्रू आसपास के लोग जिन्होंने मेरी मदद की और आज पढ़ाई इतना मतलब चीज़ें करके और मैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस सफलता को अचीव करने के पीछे तमाम उतार चढ़ाव और तमाम दुश्वारियां रही होंगी, मैं चाहूंगा उस पर भी थोड़ा सा चर्चा आप करें। बिल्कुल सर, कोई भी चीज़ देखिए आसानी से नहीं मिलती और आसानी से जो चीज़ मिल जाए वो लंबी नहीं चलती। तो ये चीज़ थी जब मैंने शुरू किया तो बहुत दिक्कत आती थी। मुझे रेडियो लगता था कि ठीक है ना, शो ही तो करना है, बातें करनी है, ये करना है, वो करना है, हो जाए, बातें ही तो करनी है। बेसिकली ये भी नहीं तो शो करना है, बातें ही तो करनी है, तो बड़ा आसान है, तो हम लोग घर में भी करते हैं। लेकिन जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई तब मुझे पता चला कि ये बातें कैसे करते हैं। हाँ, ये यूं ही आप नहीं कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बाकायदा स्क्रिप्ट लिखना होगा, आपको टॉपिक सर्च करना होगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, उसके बाद आप एक कंटेंट बनाएंगे, फिर आप उसको बोलेंगे। और वो जो टाइम होता है जब आप लाइव जाते हैं ऑन एयर, वो आपको बड़ा खुश करता है कि इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सुन रहा है। इस चार दीवारी में कैद होकर आप जो है पूरे शहर से बात करते हैं। बिल्कुल, ये डरावना था मेरे लिए, बहुत डरावना था, लेकिन धीरे धीरे करके वही है ना, हाँ, पॉलिश करते 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 दूर हो गया। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक रील्स भी डाला था कि आप जब नए नए आए थे तो आप कैसे इक्विपमेंट्स देख के डरते थे। कल या परसों की बात है। हाँ, बहुत ही नया वीडियो है कि कैसे आप डरते हैं, लेकिन जब आप पुराने होते जाते हैं तो वही चीज आप आंख बंद करके कर सकते हैं। बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वेरी गुड। अगर हम देखें श्रोताओं का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो आपको कहीं न कहीं पब्लिक फिगर बनाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो कल वाली त्रिशा जो सामान्य घर से थी, एक प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन आज एक पब्लिक फिगर बनने के बाद त्रिशा, दोनों में क्या अंतर है? वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है, बहुत बोल्ड हो गई है, वो डिसीजन मेकर कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो गई है। जो पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, आज उसके लिए चुटकी बजाने जैसा हो गया है। तो ये है वो वही, लेकिन अब चीज़ों को लेकर जो समझ है वो बढ़ गई है, जिंदगी के फैसले अब कहीं ना कहीं कर सकती है, ये वो त्रिशा हो गई है। आज भी घर में वैसी ही हूँ मैं, बस हाँ, कहाँ क्या करना है ये समझ में आ गया। सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत अच्छे से बात है। एक प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने का जो एक कह सकते हैं जो तरीका है या जो कैपेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो गई है। क्या बात, बहुत बढ़िया। त्रिशा जी, क्या आप अपने कैरियर को लेकर के संतुष्ट हैं? मतलब इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं, बस एक जहन में एक सवाल आया कि क्या आप अपने कैरियर को लेकर संतुष्ट हैं या और भी ऊंचाइयां आप पाना चाहते हैं? सर देखिए, नाम मेरा त्रिशा है। त्रिशा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, और कभी भी किसी भी मनुष्य की इच्छाएं उसके मरते दम तक नहीं खत्म होती हैं। तो मेरी भी इच्छाएं बिल्कुल भी खत्म नहीं होती, और मैं चाहूंगी भी कि कभी खत्म हो। हाँ, क्योंकि आप अगर आपकी वो तृष्णा खत्म हो जाएगी तो फिर आप जीवन व्यर्थ है, फिर आप कुछ नया नहीं ट्राई कर पाएंगे। तो मैं संतुष्ट भी और संतुष्ट नहीं भी हूँ। वेरी राइट। क्योंकि जो किया ये कभी सोचा नहीं था, एक सपना जी रही हूँ मैं बिल्कुल, और अब मैं और भी कुछ और जीना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज मिले। वो है ना, ये जवानी दीवानी का डायलॉग की सही समय पे कट लेना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि मुझे और भी हार्डल्स मिले, मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज मिले, जिसे मैं और अच्छे से करना चाहूँगी, और जो मैंने किया है बस इसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज बताइए, चूंकि वेस्ट इंडिया जिस ऑर्गेनाइजेशन के चैनल पे आज हम आपका ये इंटरव्यू ले रहे हैं, वेस्ट, पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि वेस्ट VESS, क्योंकि अमूमन लोग इसको गलत तरीके से सुन लेते हैं, तो VESS है, वेस्ट इंडिया। सोशल सेक्टर से होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये आरजे का कैरियर कहीं समाज सेवा से भी किसी रूप में कनेक्टेड है? आप क्या मानती हैं? बिल्कुल कनेक्टेड है सर, मेरा नाम ही बंदी बड़ी सोशल है। मैं सोशल चीज़ों को लेके, जैसे कि हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब जुड़ूं
तो ये कुछ बदलाव लेकर आओ, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ हूँ, काम करती हूँ, चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ कि लोग एंटरटेनमेंट तरीके से उसको जो है ले और चेंज भी करें। इसी के लिए मैंने एक सेगमेंट शुरू किया था जिसका नाम था सवाल पे बवाल। वो एंटरटेनिंग भी था और मैसेज के साथ भी था। जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, एक अपने आप में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार शो था, हम भी देखे हुए। हाँ, तो मैंने उस पे एक शो किया, मैंने लड़के लड़कियों के फ्रीडम को लेके शो किया, मैंने सेक्स एजुकेशन पर शो किया, तो इस तरीके की तमाम चीज़ें, पीरियड्स पर मैंने शो किया, एक द पीरियड स्टोरी करके मैंने एक AOM किया था जिसे एक्टिविटी ऑफ द मंथ कहते हैं, और वो मेरे लाइफ का कह सकते हैं बहुत ही अच्छा सेगमेंट था और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। सिंगर ऋचा शर्मा का मैं इंटरव्यू कर रही थी, उसको सुन के एक इंसान ने मुझे कॉल किया और उन्होंने शुरुआत किया था, एक सेटअप यहाँ पे उन्होंने लगाया था पैड्स का, और उन्होंने बोला कि त्रिशा जी मैं आपके शो के साथ जुड़ना चाहता हूँ। फिर हम लोग मिल के एक मूवी नाइट करते हैं, उस टाइम पैडमैन मूवी आई थी, और हम लोग मिलके जो गांव की बच्चियां थी जो असमर्थ थी, पैड नहीं खरीद सकती थी, उनको बुलाकर हम लोगों ने एक शो कराया और एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि जैसे लोगों को पता चले कि सैनिटरी पैड्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हुई और ऐसे तमाम मैंने शोज़ किए, धीरे धीरे करके बहुत कुछ अचीव किया। और एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए आप सोशल मैसेज कैसे देते हैं, एक समाज में बदलाव कैसे लाते हैं, मेरी ये कोशिश रहती है अपने शो के थ्रू। और ये हम लोग हमेशा महसूस करते हैं, हालांकि मैंने जानबूझ के सवाल डाला था कि हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझ पाएं और देख पाएं आपके मुखारबिंद से। अच्छा जी, बंदी बड़ी सोशल, ये आपकी टैगलाइन है जी। जो मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ और रेडियो पे भी सुनता हूँ, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या रेडियो पे ही सुन करके बहुत तरीके से चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट के श्रोता भी होते हैं। बिल्कुल। तो फिर जब वो कभी कभी ट्रोल भी करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो जब ट्रोल करते होंगे तो फिर आपको एक घबराहट और गुस्सा, ये सब चीज़ें नहीं आती, आप कैसे संतुलन साधते हैं? सर शुरू में जब हुआ था तो बड़ा ही अजीब लगता था, बनारस के बड़े जाने माने लोग उस कैटेगरी में थे, मैंने कहा अरे ऐसे लोग मतलब दिखते कुछ हैं कुछ, मतलब मॉडर्न सिर्फ हुलिया से बुद्धि गई, तो ये सब देख के मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ऐसे लोग मतलब कैसे हैं, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। चूंकि मैं थोड़े बोल्ड कंटेंट को उठाती थी, उनको ये लगता था बनारस की लड़की होकर इतना बोल्ड कैसे बात कर रही है, सबको एक साथ खुश करके चलेंगे तो आप में दिक्कत है। तो मैंने ये कभी कोशिश नहीं की कि मैं सबको खुश करके चलूँ, जिसे खुश रहना है वो रहेगा, मेरे साथ रहेगा, चाहे मैं जैसे भी चीज़ें हैं वो मेरे साथ रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो खुद ब खुद चला जाएगा और नेगेटिविटी अपने आप चली जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब जब होता था तो बड़ा ख़राब लगता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर लोग मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे हैं, लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव किया, मुझे समझाया कोई बात नहीं, रिप्लाई मत करो। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये एक तरीका नहीं हुआ, जवाब तो दूंगी मैं, लेकिन धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि कुछ चीज़ें लिमिट से ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि आपका परिवार है वहाँ पे, आपके दोस्त हैं, आपकी पूरी दुनिया वहाँ पर है, और आप कैसे किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने कहा बताते हैं। फिर गुस्सा बिल्कुल उबाल तो आता ही है। फिर मैंने पुलिस का सहारा लिया, मैंने 2 कंप्लेंट भी फाइल की कुछ लोगों के अगेंस्ट, और चीज़ें मैंने ठीक की। उसके बाद अगर भी कुछ होता है तो मैं अब क्या करती हूँ कि अब मैं बहुत मजे में चीजों को उड़ाती हूँ, बिना डरे कंप्लेंट फाइल किया, भैया ये देख लेना सब लोग। बिल्कुल। आप जो है इंटरनेट को सिर्फ यूं ही रील्स और व्लॉग्स और ऐसी वैसी कोई भी चीजों में उसको वेस्ट ना करें, अच्छे कामों में भी उसे लगाएं। आप ऑनलाइन जो है काफी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जो है कंप्लेन किया बिल्कुल, और अब जो है चीज़ों को मैं लाइटली लेती हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती है ना जिनका आपके लाइफ में कोई वजन नहीं होता है, तो जो वजन ना हो उनको आप इग्नोर कर दें। बाकी अगर आपको कुछ ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, आपके डीएम में कुछ मैसेज कर रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं सीधे लगा देती हूँ, देखिए मान भाव ने आज ये कहा। हाँ। तो उससे क्या होता है कि लोग खुद पे खुद अशेम्ड फील करते हैं और फिर अपनी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं या मुझे अनफॉलो या ब्लॉक करके चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खुद ही गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज मैं करती हूँ, उनको एक्सपोज करो, वो खुद ही अपनी चीजों को हटा देते हैं। और बाकी अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक है मेरी लाइफ में कि आपकी शादी कब होगी, इसको लेके लोग बहुत लिखते हैं। हाँ, बहुत चिंतित हैं। और वही अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ जाए तो लोग तुरंत गायब हो जाएंगे।
तो ऐसे लोग हैं, तो ठीक है, इग्नोर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ पानी सर के ऊपर जाए तो आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए। बिल्कुल सही आपका बात। दिमाग उतना होना चाहिए, उस हिसाब से मैनेज आप कर पाएँ, तो इग्नोर करिए, और ना बर्दाश्त हो तो पुलिस का सहारा लीजिए। क्या बात, बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। इनफैक्ट आपने इसको कार्य रूप में परिणित भी किया है, बिल्कुल। और ज़रूरत पड़ने पे ऐसे मुझे लगता है कि आज की महिला को भी अगर असली सशक्त होना है ना, तो त्रिशा जी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। बहुत अच्छा। त्रिशा जी, एक सवाल मन में उठ रहा था कि बनारस की जनता, बनारस पूरी पूर्वांचल की जनता, और सोशल मीडिया पे शायद मुझे लगता है पूरी दुनिया से, अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लोगों ने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया है, तो क्यों ना, और कुछ लोगों ने कहा भी है, तो मैंने पढ़ा है और उसमें से मैं भी एक हूँ, क्यों ना रुपहले पर्दे की ओर त्रिशा जी को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कभी कोशिश? देखिए, हर लड़की की ख्वाहिश होती है बचपन से कि हीरोइन, तो मेरी भी कभी थी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी जिंदगी में तो मुझे समझ में आया नहीं, ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरे काम का यही है, मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। यस, थैंक यू सो मच सर। तो ये मैं करने की कोशिश करती हूँ। रही बात टीवी वगैरह की, तो टीवी का तो नहीं पता, बट हाँ, कुछ वीडियोस के लिए मैंने काम ज़रूर किया है, तो हाँ, बस यही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, से ही आप आगे बढ़ते रहें। एक अंत में एक सवाल करके मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि थोड़ा गंभीर मुद्दा है, और लेकिन बड़ा रिलेवेंट मुद्दा भी है, सीधे तौर पे ये समाज से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियोटिक सोसाइटी मानी जाती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती है। तो आपको क्या लगता है, कभी ऐसी फीलिंग मन में आई कि यार अगर मैं लड़का होता तो शायद और अच्छा कर लेता, या लड़की हूँ मुझे ये दिक्कत हो रही है ना? क्या आपके मन में कभी ऐसा फीलिंग आया, या कभी आपने फेस किया हो, उसके बारे में? सर देखिए, पहले आता था, नो डाउट, पहले बिल्कुल आता था कि मैं लड़का होती तो आज बनारस घाटों में रातों घूमती, ये करती, वो करती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ना, मुझे समझ में आया कि नहीं, आप लड़की होने के भी आपके पास पर्क्स हैं, लड़के होने के भी आपके पास पर्क्स हैं। इसमें कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज मैं देख रही हूँ हमारे समाज से खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। ये बहुत अच्छी चीज है। जी, बहुत अच्छे, मतलब हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल अभी, लेकिन लोगों की सोच में फर्क जरूर आया है, लोग अब चीजों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब रही बात मेरी, तो आज मैं निडर होकर अपने शहर बनारस में कहीं भी घूम सकती हूँ, देर रात में घर आती हूँ, इवेंट्स के सिलसिले में हमारा काम ही ऐसा है कि हमें देर रात बाहर होना पड़ता है, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हैं, पर जिनके साथ दिक्कतें हैं, मेरे शो पे बहुत लोग आते हैं और मैं तमाम लोग से मिलती हूँ, तो आज भी लड़कियों की लाइफ टफ है। हम थोड़े से प्रिविलेज हैं क्योंकि हमने थोड़ा अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि हम कम नहीं हैं। थोड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत प्रूफ किया, और ये बहुत बहुत बड़ी सफलता की निशानी है। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, सब बराबर हैं, ये भी आप लोगों ने सिद्ध किया है। और इसी के साथ हम यही समाप्त होना चाहेंगे। इससे पहले मैं समाप्त हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सवाल हमने आपसे किए, और इन सब सवालों का आपने बड़ी ही बेबाकी से और बड़े ही निष्पक्ष भाव से इसका जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।